किन भूरे धूसरित पर्दों के पार खिलता गुलाब देख। भूरे धूसरित पर्दों के पार खिलता गुलाब देख, आ मेरे साथ बैठ और कुछ ख्वाब देख। नमस्कार एंड वेलकम। स्टार्टअप्स तो बहुत होते हैं बट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बहुत कम होते हैं, और ऐसे ही एक सक्सेसफुल स्टार्टअप नुक्कड़ कैफ़े में मैं आज हूँ और मेरे साथ हैं नुक्कड़ के फाउंडर मिस्टर प्रियांक पटेल। वेलकम प्रियांक। प्रियांक, इस इंटरव्यू का उद्देश्य थोड़ा डिफरेंट है। ये आपकी लाइफ जर्नी को जानने के लिए नहीं है। मैं काउंसलर हूँ और मैं अपने बच्चों से उनको करियर में क्या करना है उसके लिए उनके 11 सवालों पर रिसर्च करवाता हूँ, ताकि वो रिसर्च करते हुए जान सकें कि उनको एग्जैक्टली करियर में क्या करना है। सो हमारा ये इंटरव्यू उन 11 सवालों के इर्द गिर्द रहेगा, ताकि ये इंटरव्यू जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक गाइड का काम कर सके। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कंसेप्ट क्या है नुक्कड़, और कैसे अलग कैफे से दिखने में तो सबसे अलग है, कोई बात ही नहीं है इसमें, बट क्या डिफरेंस है, क्या अलग है? मुझे लगता है नुक्कड़ क्या है, अगर मैं सीधे शब्दों में जवाब देना चाहूँ तो नुक्कड़ एक ज़रूरत है इस समाज की। क्योंकि हम और आप लगातार देखते आए हैं कि समाज में जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं, जो अलग अलग कह सकते हैं कि वो तबका जिसे समाज मेन स्ट्रीम में मौका नहीं देता, उस समाज के तबके के जो लोग हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में कभी जगह नहीं मिल पाई। तो नुक्कड़ के ज़रिए हमारी वो कोशिश थी कि चाहे वो दिव्यांग समुदाय के लोग हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हों, इन्हें मेन स्ट्रीम में आने के मौके दिए जाए, जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, सिर्फ उनकी क्षमताओं के आकलन के हिसाब से उन्हें रोज़गार दिलाया जाए। ये एक एस्पेक्ट था नुक्कड़ का। इस एस्पेक्ट के अराउंड सारा का सारा बिल्डअप किया गया। जिस तरीके से आपने नुक्कड़ का एम्बियंस देखा है इस स्टोर का या बाकी किसी भी स्टोर का, तो एक हमारा हमेशा एफर्ट होता है कि आने वाला कोई भी इंसान जो नुक्कड़ पहली बार विजिट कर रहा है उसको हमेशा एक होमली फील आए, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन वो घरेलू माहौल जो हम देने की कोशिश करते हैं वो उसको हमेशा मिले। कहीं से भी कमर्शियल शॉप है, एक बिज़नेस रेस्टोरेंट है, वो महसूस ना हो। उसी कोशिश के तहत हमारा हमेशा ये मानना है कि नुक्कड़ हमारे घर का एक बढ़ा हुआ आंगन है, जिसमें हम आने वाले हर इंसान का स्वागत करते हैं, उसको घर जैसे माहौल में अच्छा जो भी खाना पीना होता है वो उपलब्ध कराते हैं और नए नए एक्सपीरियंस उसको हम रोज कराते हैं। एंटरप्रेन्योर का जॉब रोल क्या होता है, सुबह से शाम वो व्यक्ति करता क्या है? जब हम कैफ़े में आते हैं तो हमको लगता है प्रियांक का काम बहुत आसान है, काउंटर के पीछे खड़े रहो, हंसते खेलते लोगों से बात करते रहो। बट क्या एग्जैक्टली ऐसा है? मुझे पता है ऐसा नहीं है। तो सुबह से शाम एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है वो थोड़ा हमको डिटेल में बताइए। मेरे ख्याल से सिर्फ सुबह से शाम ना कह के इसको आप 24 घंटे बताते रहें, क्योंकि 24 घंटे का प्रोफाइल है ये। मुझे लगता है कि एक एंटरप्राइज रन करने वाला कोई भी एंटरप्रेन्योर, उसकी ज़िंदगी के घंटे जो होते हैं लगातार चलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक, दिन तक, हमेशा एक ही, अगर वो ग्रोथ के बारे में एस्पिरेशन लेके चल रहा है तो। और मुझे लगता है कि जब जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी इंसान जो पहली बार नुक्कड़ आ रहा है, वो मुझे देखता है काउंटर पे या मुझे आराम से बैठे हुए किसी से बात करते हुए देख रहा है, तो ये सब हासिल मेरा 7 सालों के बाद का है। आज से तकरीबन 5 साल पहले या 6 साल पहले अगर आप मुझे मिलते तो मैं शायद उतना वक्त नहीं निकाल पाता। मैं लगातार एंगेज दिखता था लोगों को, लगातार चीज़ों में इन्वॉल्व दिखता था। इन्वॉल्व मैं अभी भी हूँ, लेकिन अब चूँकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें एफर्ट्स हमारे जो थे, जो हमने लगाए थे चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ करके उनको सिस्टम में डालने के, वो चीज़ें ढल चुकी हैं। वैसे वो सारे लोग जो मुझे नुक्कड़ के काउंटर के पीछे मुस्कुराते हुए देखते हैं या मुझे हमेशा गेस्ट के साथ मुस्कुराते बातचीत करते हुए देखते हैं, वो इसके पहले के मेरे आंसू, इसके पहले का मेरा पसीना, इसके पहले के मेरे एफर्ट शायद नहीं देख पाए हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने मुझे शायद देखा नहीं होगा। एक हाई डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा, जिसमें आपका लगातार पैशन से आप लगातार इसके पीछे लगे रहने वाली प्रोफाइल है ये। एक सुबह से शाम का आप अगर शेड्यूल मुझसे पूछेंगे तो एक जहन में हमारे हमेशा ही लगा रहता है कि मॉर्निंग से, जब से नुक्कड़ की शुरुआत होने वाली रहती है, उसके भी 2 घंटे पहले से, जब से हमारे ऑपरेशनल आज शुरू होते हैं, उसके पहले से आपको चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ती हैं। हर आने वाले दिन की आपको स्ट्रेटजी प्लान करके रखनी पड़ती है कि कल क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए हर नया दिन जो होता है वो नई शुरुआत जैसा होता है। प्रियांक, कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली बताइए कि ये काम तो रोज़ करना ही पड़ता है। डिफ़ॉल्ट करने के लिए तो जो है, जब मैनेजरियल रोल की आप बात करते हैं तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपके स्टाफ सारे अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभी किन्हीं दिक्कतों से चीज़ हो सकती है कि स्टाफ अवेलेबल ना हो। सेकेंडली, आपको किचन की रिक्वायरमेंट सारी कितनी है, सारा स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई कि वो आपको चेक करना पड़ता है। उस दिन का पर्टिकुलर अगर आपने कोई इवेंट प्लान अप किया हो तो उस इवेंट की कितनी तैयारियाँ की गई हैं, कुछ मेंटेनेंस का टास्क तो पेंडिंग नहीं रह गया, उस पर आपको ध्यान देना पड़ता है। गेस्ट के आने के पहले प्रॉपर्टी आपकी फुल फ्लैज रेडी है कि नहीं, वो आपको ध्यान देना पड़ता है। आपकी सप्लाई में आपके जो वेंडर्स हैं जो आपको सामान प्रोवाइड करते हैं, उनके सामान प्रॉपर रेगुलर हुए कि नहीं है, चाहे वो गैस हो, चाहे आपके चीज़ के प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपका रेगुलर मार्केट परचेज हो, वो आया कि नहीं आया है। आने वाला प्रोडक्ट प्रॉपरली जैसा डिमांडेड था वैसा आया कि नहीं आया, उसको आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद आने वाले स्टाफ के साथ में उनकी बेसिक जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करने की है, जो चीज़ उनको कहने की, वो सारी चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो ये आपको करने के बाद तब तक का काम है जब तक गेस्ट आना चालू नहीं होते हैं।
गेस्ट जिस मोमेंट से आना चालू होते हैं उसके बाद आपका टास्क बदल जाता है, आप सडनली उस रोल से गेस्ट रिलेशन मैनेजर हो जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि गेस्ट को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किचन से होकर जो डिश टेबल तक पहुँच रही है उस टेबल का प्रेजेंटेशन कैसा है, टेस्ट कैसा है, फ्लेवर कैसा है, वो चीज़ें जिसकी तस डिमांड जैसी करता है कस्टमर्स तक वैसी पहुँची कि नहीं पहुँची है। एक्सपीरियंस लेने के बाद में गेस्ट के टेबल पे हर चीज़ उस वक्त मौजूद है कि नहीं वो आपको ध्यान देना पड़ता है। किस तरीके का एक्सपीरियंस लेके जा रहा है, गेस्ट किस माइंडसेट से आ रहा है, वो क्या आपसे बातचीत करने के लिए आ रहा है, वो क्या नुक्कड़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहा है। अगर वैसे गेस्ट आते हैं तो आपको नुक्कड़ का कॉन्सेप्ट उनको बताना है, समझाना है कि चीज़ किस तरीके की है, पूरा एम्बियंस उनको समझाना है। तो इस तरीके से रोल अलग बटे रहते हैं। क्लोजिंग होते होते पूरा डे आप जब इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, क्लोजिंग के पहले आपको देखना है कि होल डे आपका कैसा गया, कल के रेवेन्यू से आज के रेवेन्यू में कितना फ़र्क आया है, कुछ इश्यूज़ जो एरर्स आपने देखे तो एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। एक स्टाफ मीटिंग आप करते हैं होल डे के उसको लेके, अपडेट्स को लेके कि दिन भर की जो गतिविधियाँ हुई हैं उनमें आपने क्या सीखा, क्या इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश बनी हुई है इसमें। ये करके जब आप घर जाते हैं तो जाने से पहले आप रात में मैसेजेस भेज के जाते हैं कि भाई कल की सब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेनी, कुछ भी चीज़ छूट ना जाए, कुछ चीज़ लाने के लिए रहना जाए, सारे स्टाफ का अपडेट्स आप रहते हैं, सब लोग प्रॉपर्ली सब जगह जा रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये रूटीन से आप जब सोने जाते हैं, अगली मॉर्निंग के पहले आप अगले दिन का इवेंट प्लान अप कर लेते हैं, अगले दिन की क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को ग्रूम करने के लिए क्या क्या करना है। तो ये वजह से बता रहा हूँ, सोते सोते हो सकता है आपको सपने में भी यही चीज़ आती रहे। तो वो हंसते हुए प्रियांक के पीछे एक बहुत ही डिफरेंट प्रियांक चलता रहता है जो हमको दिखता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये बोलूँगा, आपके इस जवाब से मुझे ये समझ में आया कि ये 24/7 जॉब बिल्कुल बिल्कुल डिमांडिंग है बहुत। मैंने कभी भी, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने कभी भी ये माना ही नहीं कि कोई भी फूड बिजनेस या कोई भी इस तरीके का एंटरप्राइज हो पार्ट टाइम रन किया जा सकता है। दुनिया अलग हो सकता है, मत रखती हो, लेकिन मैंने कभी भी इसको पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर कंसिडर नहीं किया। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कोई करे। पार्ट टाइम डिवोशन आपके एफर्ट्स आधे कर देता है, आपका कमिटमेंट आधा कर देता है, आपका उसके कॉज के प्रति आपका जो हमेशा का एक लगाव होना चाहिए जिसको आप ग्रूम कर सकते हैं वो आधा हो जाता है। पार्ट टाइम चीज़ कभी मैं उस तरीके से सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं इस पॉइंट से ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप स्टार्टअप की बात सोच रहे हैं तो पार्ट टाइम शब्द अपनी वोकैबुलरी से हटाना निकाल है, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हटाना ये है। फुल टाइम काम है, राइट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांक, पोस्ट कोविड सब लोग नए प्लान्स कर रहे हैं कि क्या होगा किसी को नहीं पता है। आपको इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या दिखता है? वही स्कोप वापस से आएगा, बेटर होगा, ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी पहले जैसी? आपको क्या लगता है? एक तो कोविड दौर से जब हम गुजरे, मतलब गुजर ही रहे हैं मेरे ख्याल से, अभी तो एरा ओवर भी नहीं हुआ है। तो ये पूरा का पूरा दौर काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी डिमांडिंग रहा हम में से हर एक के लिए। ख़ासतौर पे हमारी इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी और एफ&बी को हम काउंट करते हैं, फूड इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी ने सबसे बड़ा ब्लो लिया है इसमें, मतलब सबसे बड़ी दिक्कतें हमारे साथ में हुई हैं। तो जो मेजर डिफरेंसेस मैं आने वाले फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट देख रहा हूँ वो तो ये है कि इंसान या हर वो कंज्यूमर या हर ग्राहक जो आपके पास में आता है उसकी हाइजीन के प्रति डिमांड, हाइजीन के प्रति सोच बदली हुई है। अब आप जिस तरीके से पहले अपने बिजनेस को ऑपरेट करते थे उसमें जो गुंजाइशें आप छोड़ देते थे, उन गुंजाइशों की अब जगह नहीं रही। आपने अगर कंसिडर कर लिया कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, वो मैनेज कर लेने वाली जो कंडीशन है वो खत्म हो चुकी है। एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर्स की बढ़ चुकी है, हाइजीन के प्रति उनका नज़रिया पूरी तरीके से बदल चुका है। सेकेंडली जो आने वाला दौर है, हो सकता है कि इंटीमेटेड माहौल जो आप बोलते थे कि लार्ज गैदरिंग्स, बड़ा क्राउड, ह्यूज एम्बियंस में आप लोगों को एंगेज करके रखें, वो चीज़ें कम होती जाएंगी आज भी और आने वाले वक्त में भी। उसके ऑल्टरनेटिव्स हम लोगों को डेवलप करने पड़ेंगे, जो हम लगातार कर भी रहे हैं। ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे ये हो सकता है कि आपने ऑनलाइन डिलीवरीज पे ज़्यादा फोकस किया। अब ऑनलाइन डिलीवरीज का अभी का फिलहाल का जो मॉडल वो ये है कि आपका बना हुआ रेडी फूड 10 का 10 कस्टमर्स के पास सर्व हो जा रहा है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। 10 का 10 फूड देने के बदले आपको साथ में एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अगर, तो आपको नुक्कड़ जैसे एक्सपीरियंस को उन तक पहुंचाना। इसके लिए मैं हो सकता है बहुत ज़्यादा भविष्य की बातचीत कर दे रहा हूं, लेकिन एक दौर का डिस्कशन हमने अपने कुछ फ्रेंड के साथ किया हो, जिसमें हम लोग AR जो ऑडियो, मतलब कह सकते हैं कि AI की हम बात करें या वर्चुअल रियलिटी की बात करें, उसको हम इंगेज कर रहे हैं। बहुत ही हाई प्रोफाइल थॉट मैं बताता हूँ कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें फूड के साथ साथ में नुक्कड़ का एम्बियंस, नुक्कड़ का एक्सपीरियंस भी शेयर हो सके। तो हर वो गेस्ट जो घर में बैठ के इस तरीके का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, ज़रूरत नहीं कि वो नुक्कड़ पे ही विजिट करेगा तभी उसको ये सब चीज़ें मिल पाएँ। तो ये अटेम्प्ट मैं चाहता हूँ, ये एक चीज़ जो है आने वाले वक्त में सबको एंगेज करने के लिए, क्योंकि बदलते ट्रेंड के साथ में, बदलती ज़रूरतों के साथ में आपको अपनी ऑफरिंग बदलनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग मॉडल में अगर मैं सोचूं कि जैसा मैं कोविड-19 के पहले ऑपरेशन करता था, जैसा मेरा बिजनेस चलता था, जैसे मेरी टीम ऑपरेट करती थी, वो इसके बाद भी 10 का 10 चलेगा, तो मैं बहुत बड़े मुगालते में जी रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। तो बेहद ज़रूरी है कि नए नए ट्रेंड्स के साथ में, नए नए ऑप्शंस के साथ में एक्सप्लोरेशन किया जाए। डिलीवरी का एक मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली, एक जो ऑप्शन फूड डिलीवरी की अगर हम बात करते हैं तो मेक योर ओन मील का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ग्रूम हो रहा है। मेक योर ओन मील में जनरली अभी क्या होता है कि आपने, कस्टमर ने हमारे स्टोर पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हमने पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया, कस्टमर ने पिज़्ज़ा खा लिया।
आने वाला वक्त यूँ बदल रहा है कि आप पिज़्ज़ा की स्टफिंग, पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन की जो सीजनिंग होती है, डो होता है, सॉसेज होते हैं, इनकी प्रॉपर पैकेजिंग करके कस्टमर को डिलीवर कराएं। कस्टमर अपने कन्वीनियंस पे, अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से उसको ऑल्टरनेटिव तरीके से कस्टमाइज़ करके खाएगा। तो ये इस तरीके के ऑल्टरनेटिव आपको डेवलप करने हैं, क्योंकि ये बेहद हद तक पॉसिबल है कि जो पहले का दौर हमने देखा हुआ है और आने वाला दौर जो आने वाला है, उसमें फ़र्क देखने को मिले। तो कंज्यूमर्स की टेस्ट के हिसाब से, कंज्यूमर्स के बिहेवियर के हिसाब से आपको भी अपने बिज़नेस के मॉडल में चेंजेस करने पड़ेंगे। और आई थिंक ये हर बिजनेस पे applicable सभी है। के साथ, सभी के सबको साथ। कुछ ना कुछ जी, नया करते जी। रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। प्रियांक, जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो नई जनरेशन सोचती है कि कॉलेज ड्रॉप आउट होना एक रिक्वायरमेंट है, बट आई नो ऐसा नहीं है और आप खुद एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो इंजीनियरिंग का टाइम ने आपको कैफ़े बनाने में कैसे मदद करी? मुझे जो एक चीज़ हमेशा से लगती है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अगर इंजीनियरिंग करने के बदले बीएससी किया होता तो नुक्कड़ किस तरीके से बन पाता। लेकिन ये मेरा तजुर्बा बिल्कुल जायज़ है कि जब मैं इंजीनियरिंग करके निकला हूँ तो मेरा एक्सपोज़र, मेरा प्रॉब्लम्स के प्रति एटीट्यूड, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, उस पे बेहद फ़र्क पड़ा है। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जब चीज़ों को देखता है, जब समस्याओं को देखता है, तो उसका उनको सॉल्व करने का नज़रिया, उसका उनको टैकल करने का नज़रिया बहुत जुदा होता है। तो ये लर्निंग्स, ये एटीट्यूड मुझे लगता है कि उसने बहुत हेल्प की मुझे, अभी भी की और पहले भी हर दौर में करते हैं। जब भी मुझे चैलेंजेस मिले तो मैंने हमेशा कोशिश की कि उनको हैंड ऑन उनको टैकल करूँ, ना कि उनको अवॉइड करूँ, एस्केप करके निकल जाऊँ। इस लर्निंग के अलावा जो एक्सपोज़र मिलता है मुझे, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक्सपोज़र हो, या नए-नए लोगों से बातचीत करने का जो हुनर मिला हो, या लगातार नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का हुनर मिला हो, उसमें से हर एक चीज़ ने कहीं न कहीं नुक्कड़ को मदद पहुँचाई है। ये लर्निंग्स अगर शामिल नहीं होते मेरी पूरी की पूरी ग्रूमिंग में, पूरी लर्निंग में, तो मुझे नहीं लगता कि नुक्कड़ को ये शेप मिल पाता। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। बेसिक एजुकेशन मतलब मिनिमम मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पढ़ना ही ज़रूरी है। जैसे हूँ तो मैं इंजीनियर, लेकिन मैं खोल के बैठा हूँ एफ&बी इंडस्ट्री की कोई चीज़। लेकिन मेरा काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो चुका था। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बावजूद मैंने अपनी स्किल को एनहांस किया है। मैंने इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उन पे अपने आप को फोकस किया। जैसे साइन लैंग्वेज मैंने सीखी है। इस स्टोर पे आप जानते हैं कि डेफ बच्चे काम करते हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज मैंने सीखी थी। आपको एग्जिस्टिंग जिस भी आप फ्रेटर्निटी में काम कर रहे हैं या जिस भी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, उससे रिगार्डिंग तो जो भी आपको लर्निंग हो तो इम्प्रोवाइज़ करनी है। लेकिन बेसिक एजुकेशन जो आपके एफर्ट्स में मदद करती है, मुझे तो लगता है इंजीनियरिंग ने काफ़ी मदद की है। मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नज़रिया बेहद बदला है इंजीनियरिंग की वजह से। प्रियांक, जो मेरे 11 सवाल हैं उनमें से अब मेरा पसंदीदा सवाल, ऐसी 5 चीज़ें इस काम की जो आपको बेहद पसंद है जी। और क्यों? पसंदीदा तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये पूरा काम ही हमने अपनी दिल की बात सुन के शुरू किया था। जब मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज़ जो मुझे नुक्कड़ के साथ जुड़ने के बाद या नुक्कड़ को शुरू करने के बाद से हमेशा से इंस्पायर करती आई है, वो ये है कि जो टीम नुक्कड़ का हिस्सा है, जो सुपर टीम मैं कहता हूँ, जो नुक्कड़ के साथ जुड़ी हुई है, अलग-अलग स्किल सेट के, अलग-अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उनका एम्पावर्ड चेहरा जब मैं देखता हूँ, उनका जो मैं अपने आप के अंदर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुए हुए देखता हूँ, जब उनको मैं ज़िंदगी का सामना करते हुए देखता हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे होने से उनकी ज़िंदगी में इतना भी फ़र्क आया, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट मानता हूँ मैं। क्योंकि मैं डेफ़िनेटली नुक्कड़ की ग्रोथ को टेंजिबल तरीके से वैसे नहीं लेता हूँ कि कितना हम लोगों ने स्टोर्स ओपन किया है, कितना रेवेन्यू हम लोग अर्न कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं नुक्कड़ एक सोशल एंटरप्राइज़ है, तो ज़रूरी ये है कि इसका सोशल वैल्यू, सोशल इम्पैक्ट कितना है। और वो मेरे ख्याल से ज़हन के तौर पे सबसे बड़ा जवाब तो वही आता है कि जितने भी लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, उनका ज़िंदगी का नज़रिया काफ़ी बदला हुआ है। सेकेंडली, एक जो नुक्कड़ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लगातार नए-नए इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने के मौके जब हमें मिलते हैं, आप जैसे इत्तेफ़ाकन मिले थे और भी बाकी दीगर लोग जो आते हैं, अलग-अलग स्किल सेट के, अलग-अलग दुनिया के कोनों से आने वाले लोग, नई-नई चीज़ों को करने वाले लोग, जो कहीं न कहीं इस नुक्कड़ का पता ढूँढते हुए आते हैं। करूँगा, मैं बोलूँगा नुक्कड़ अब एक ट्राइब बन चुका है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। लकी हूँ कि मैं उस ट्राइब का हिस्सा हूँ डेफिनेटली। तो ये एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही प्यारी चीज़ है कि नुक्कड़ के साथ, और आज से सिर्फ ये नहीं कि लोग ही आते हैं, नुक्कड़ ने कहीं न कहीं वो एक ऐसी फ्रेटर्निटी डेवलप करके रखी है जिसमें हर स्किल सेट का, हर काबिलियत का, हर क्रिएटिव चीज़ से जुड़ा हुआ इंसान जुड़ा हुआ है। तो कभी भी किसी भी तरीके के नए अचीवमेंट्स में, नए इनिशिएटिव में अगर हमको मदद लेनी होती है, हम उनका एंगेजमेंट भी करते हैं। एक और जो अहम चीज़ नुक्कड़ को ख़ास मुझे महसूस कराती है, जो मेरे पसंदीदा चीज़ों में है, कि कई फ़ैसले जो मैं ले सकता हूँ, जो मैं नुक्कड़ का हिस्सा होने के बाद से, मेरे दिल के ऐसे कई फ़ैसले हैं जो मैं कभी अटेम्प्ट करना चाहता था, कई ऐसी चीज़ें करना चाहता था, वो आज मैं कर पाता हूँ। जो उनके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है, किसी की परमिशन या किसी से डिसीजन नहीं लेने के पहले सोचना नहीं पड़ता है। तो ये मुझे अपने निजी फ़ैसले, जो दिल के फ़ैसले, जो नुक्कड़ जैसी चीज़ों पे करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना वास्ट स्केल है नुक्कड़ का कि मैं, आप जैसे कल ही मेरा किसी से डिस्कशन हो रहा था, तो हमने ये डिस्कस भी किया कि नुक्कड़ ऑलमोस्ट हर स्किल सेट के इंसान को मौका दे सकता है। फ़ोटोग्राफ़ी हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, कंसल्टेंसी हो, प्रोफेशनल हेल्प हो, कलनरी स्किल्स हो, या फिर एनीथिंग, एनी रैंडम थिंग, कंटेंट राइटिंग हो, एनी रैंडम थिंग दैट यू से, नुक्कड़ के पास उस चीज़ को एंगेज करने की, उसको स्किल को डेवलप करने के स्पेसेस मौजूद हैं।
तो मैं ऐसे हर शख्स के लिए मौजूद हूँ, मैं ऐसे हर हर किसी क्रिएटिव इंसान के लिए मौजूद रहता हूँ और उनसे मैं अप्रोच करके हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये एक फ्रीडम जो मुझे मिलती है, जो हो सकता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में शायद ना मिले, ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हर तरीके की शुरुआत की जा सकती है। एम्पावर्ड टीम, नए आने वाले लोग, इस तरीके के नए लोगों के साथ एंगेजमेंट जो हमारे पास में वो है डेफिनेटली। और एक जो अल्टीमेट मेरे ख्याल से जो नुक्कड़ को शुरू करने के पहले कभी मेरा ख्वाब था कि एक बार का मैं आपको किस्सा बताता हूँ, मैं पहले भी शायद जिक्र किया है, इसका मुझे याद नहीं है। जब मैं नुक्कड़ के जस्ट पहले करीब 1 आध साल मैं सिर्फ आइडिया एक्सप्लोर कर रहा था, तो मेरे डैड ने मुझसे रैंडम एक दिन पूछ लिया था कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद, जॉब करने के बाद, एक इंटर्नशिप का हिस्सा बनने के बाद, नाउ यू आर सिटिंग एट होम। और हालांकि वो इस तरीके से नहीं पूछ रहे थे कि मुझे नीचा दिखाएं, वो सिर्फ जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, व्हाट इज़ दैट आई एम लुकिंग एट, अल्टीमेटली क्या ढूंढना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने वहाँ पे रफ पन्नों पे लिखते लिखते बिना डैड की तरफ देखे जवाब दिया था कि सेटिस्फैक्शन, ओके ग्रेट। व्हाट आई एम लुकिंग एट इज सेटिस्फैक्शन। तो पूरी दुनिया शायद यही खोज रही है। उस वक्त तो मुझे लगा कि यार ये शायद जल्दी हासिल हो जाने वाली चीज़ होगी लेकिन डेफिनेटली मैं शायद इस बात के लिए अपने आप को हर बार शुक्रिया अदा करूँगा खुदा को और सभी चीज़ों को कि नुक्कड़ एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे फाइनली उस सेटिस्फैक्शन के काफ़ी करीब पहुंचाया। 100% सेटिस्फाई मैं नहीं मानता हूँ कि अभी भी हूँ, लगातार क्रेविंग रहती है, लगातार बेहतर करने की कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन डेफिनेटली एक सक्सेसफुल होने के अलावा जो सेटिस्फैक्शन की हमारी डिज़ायर थी वो पूरी होती है। तो नुक्कड़ की सारी खुश करने वाली चीज़ों में, सारी पसंदीदा चीज़ों में एक जो चीज़ है वो इन सब चीज़ों का बेजोड़ आंसर है कि सेटिस्फैक्शन इस चीज़ के जरिए मुझे मिल रहा है। आई थिंक पूरी दुनिया शायद इस चीज़ के लिए पीछे भाग रही है। राइट प्रियांक, पसंदीदा चीज़ें तो आपने बता दी एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दैट। ये भी जानना चाहूँगा, कुछ ऐसा है क्या इस काम में जो आपको नापसंद है? नापसंद तो बहुत कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे ख्याल से दिल की बात सुन के जब आप कुछ करते हैं तो ज़रिया जनरली आप ढूंढ नहीं पाते हैं कुछ चीज़ नापसंद है। लेकिन तो भी कहीं ना कहीं जब मुझे ये लगता है कि चूँकि हम एक कमर्शियल सोसाइटी में करते हैं, एक सोसाइटी जो जनरली आपको आपके पैरामीटर्स जो उसके सक्सेस के हैं वो यही हैं कि आपका अल्टीमेट ग्रोथ कहाँ तक पहुँचा है, आपने क्या हासिल किया है। 7 सालों के सफ़र को अगर कोई मेरे ऐसे कैलकुलेट करके देखता है कि कितने स्टोर्स आपने खोले थे, रेवेन्यू कितना था, तब क्या सेट्स में और अब क्या सेट्स में कितना फ़र्क है, वो जब जज मुझे इस तरीके से किया जाता है तो मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल लगता है। क्योंकि मैं आदतन नुक्कड़ को हमने उस तरीके से नहीं बनाया। नुक्कड़ वो चीज़ नहीं है जो उस तरीके से घूम करते हैं। डेफिनेटली सोसाइटी की डिमांड्स के हिसाब से हम लोग चलते हैं और उससे जज किए जाते हैं, लेकिन अपने आप को मैं कभी उन आंकड़ों पे नहीं रखता हूँ। और उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जब मुझे अपने प्रोडक्ट्स को, इन सब चीज़ों को सेल ऑफ करना पड़ता है ना, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, जैसे अभी के कुछ दौर में निकला है जब कोविड का इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो डेफिनेटली वी वर बाउंड कि हम गेस्ट को ले नहीं सकते, लाइक डाइन इन अलाउड नहीं था। तब मजबूरन नुक्कड़ को अपने भोजन को बार बार प्रमोट करना पड़ता है कि नहीं मील्स आर गुड, ये ट्राई कीजिए, वो ट्राई कीजिए। वो जनरली हमारी हैबिट में नहीं है। हम लोग हमेशा एक्सपीरियंस सेल करने वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा अनुभव बेचते हैं। आने वाले लोगों को उनकी यादों में, उनकी मेमोरीज बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो सडनली फोकस ऑन फूड जब शिफ्ट हो गया तो वो थोड़ा सा एक कंफर्ट चला जाता है। तो ये कुछ एक मेरे ख्याल से गिनी चुनी चीज़ें हैं। बड़ा इम्पैक्ट नहीं लाता। राइट, यही कुछ चीज़ें जो कहीं करती हैं। गुड। एक और चीज़ जानना चाहूँगा प्रियांक, हर किसी के रोल मॉडल्स होते हैं, आपके कोई रोल मॉडल्स हैं क्या, और उन्होंने आपको कैसे मदद करी नुक्कड़ को सेटअप करने में? मेरे ख्याल से जब हम इस आइडिया को डेवलप कर रहे थे, शुरुआत में महज एक थॉट था, एक रैंडम थॉट। और जब इनफैक्ट हमने शुरुआत भी की थी तो अभी मुझे लगता था यार ट्राई करके देख लेते हैं, लाइक दो आई वाज वेरी कन्विंस कि आइडिया वर्क करेगा, लेकिन एक आपके जहन के कोने में छोटा सा वो ससेप्टिव टाइप का रहता है ना कि यार शायद अगर कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, उस दौर में जब इस आइडिया को डेवलप करें तब मेरे जहन में हमेशा ना एक ध्रुव काडला का मैं नाम लूँगा, मिराकल कुरियर से ध्रुव काडला हैं जो मुंबई में अपनी लॉजिस्टिक फर्म रन करते हैं। ध्रुव काडला की लॉजिस्टिक फर्म की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो 100% डेफ बच्चों के साथ काम करते हैं। एक लॉजिस्टिक फर्म जिसमें स्टाफ जो है सारा का सारा डेफ है, डेफ इनेबल्ड स्टाफ है। उस काम को देखते हुए मेरे जहन में यह है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हाईली कस्टमर सेंट्रिक डिस्कशन होता है, जहाँ पे आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपने डेफ बच्चों को एंगेज करके रखा है। तो क्या इस बात की गुंजाइश है कि हॉस्पिटैलिटी, जहाँ पे टेबल टू टेबल, कस्टमर टू कस्टमर काम होता है, वहाँ पे इनकी स्पेस क्रिएट की जा सके। द मेजर थॉट इसके पीछे ये था कि हम और आप किसी भी इंसान की, जो हम किसी इंसान के बारे में राय बनाते हैं, उसको बिना जाने, उसके बारे में बिना सोचे बिना समझे मान लेते हैं। इस समाज का डेफ तबका, इस समाज का ट्रांसजेंडर तबका, ड्वार्फ तबका, डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, इन सब के बारे में हमारी राय बहुत सीमित है। हमने उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, हमने उनको अपने आमने सामने काम करते नहीं देखा। तो जो हमारा प्रेजुडाइसेस बने हुए वो जस के तस हैं। नुक्कड़ की कोशिश उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने की थी। डे वन से दिस हैज़ बीन द ब्लंट थॉट कि हम दो लोगों को बात करने के लिए स्पेस देंगे। वो दो लोग, एक तो हमारी रेगुलर सोसाइटी थी जिसमें हम सब आप सब रहते हैं, दूसरा हिस्सा था उस समाज का जिसको हम लोगों ने मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया। वही थॉट, और मुझे लगता था कि ध्रुव काडला को ये करते हुए देखते हुए, उनके उस सक्सेसफुल मॉडल को देखते हुए मुझे लगा कि अगर इस तरीके से भी चीज़ें की जा सकती हैं तो ये तरीका भी संभव है।
मेरे ख्याल से वो एक बहुत हाईली इंस्पायरिंग चीज़ रही थी जिसने मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर भी किया था और इनकरेज भी किया था कि किया जा सकता है और संभव है। क्योंकि किसी भी काम में अगर पॉसिबल है, आप एनेक्डोट दे दें कि ये पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा पावर है किसी चीज़ को कहीं पहुंचाने का। आई थिंक इन 11 सवालों का ये सवाल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रियांक, और वो ये है कि इतना बड़ा सेटअप बनाने में 7 साल की जर्नी में मैं जानता हूँ कि चैलेंजेस बहुत आए होंगे, राइट? किस प्रकार के चैलेंजेस आए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरे ख्याल से नितिन जी, शुरुआती दिनों के जो चैलेंजेस सबके साथ रहते हैं कि एक नया स्टार्टअप आप शुरू करते हैं, तो जो बेसिक चैलेंजेस है कि भाई सोसाइटी कैसा आपको परसीव कर रही है, बिज़नेस किस तरीके से ग्रूम कर रहा है, वो जो बेसिक चैलेंजेस है वो तो थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक का मेरा ही नहीं, दुनिया भर की हर इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो अभी चल ही रहा है। कोविड-19 का जो एरा है, इसने बहुत बुरे तरीके से सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट किया। और मैं कह सकता हूँ कि नुक्कड़ एक ऐसा एंटरप्राइज़ था जो होली दिवाली के कुछ दिनों को छोड़ के कभी भी इतने लंबे वक्त के लिए बंद नहीं रहता था। तो 96 डेज़ का लंबा दौर जब आप बिना कंज्यूमर्स के, बिना किसी आउटफ्लो, बिना किसी इनफ्लो के रन करें, तो ये दिस हैज़ बीन हाईली चैलेंजिंग। और उस दौर में आपकी 50-60 लोगों की जो पूरी टीम है उसको एक साथ रखना, उसको मेंटेन रखना, उनके वेलफेयर का ख्याल रखना, ये बहुत डिमांडिंग हालात बन चुके थे। और मैं अब कह सकते हैं कि इस पूरे दौर में कई बार तो ये लगता था कि शायद चीज़ें आगे नहीं जा पाएंगी। हर अगले दिन के बाद आपको लगता था इसके आगे नहीं हो पाएगा, इसके आगे नहीं हो पाएगा। बट मुझे लगता है कि वो जो पॉसिबल है की संभावनाएं जो हम तलाशते रहते हैं, या कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव स्ट्रीम अपने अंदर बहती रहती है। कहाँ से एनर्जी मिलती है प्रियांक तुम्हें? कि मैं देख रहा हूँ उस टाइम पे, क्योंकि मैं रेगुलर आता रहता हूँ तो मुझे पता है, और जहाँ लोग स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे आप एक राहत करके कुछ आपने प्रोजेक्ट राहत, चालू जी किया जी था लोगों की मदद करने के लिए। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, और कहाँ से ये एनर्जी आती है कि समझ में नहीं आ रहा अगले दिन क्या होने वाला, बट फ्रॉम वेयर यू गेट दैट एनर्जी, और वो स्माइलिंग फेस लेके आप काउंटर के वहाँ को दूर दिख जाते हैं, कहाँ से आता है ये? मुझे लगता है नितिन जी, मतलब हर चीज़, हर सिचुएशन के दो एस्पेक्ट होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में आप जब फंसेंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे, या तो आप हालातों के आगे सरेंडर कर दें, या तो हम हालातों को ओवरकम करने की कोशिश करें। जब कोविड का दौर चल रहा था, जब ये सिचुएशन बन चुकी थी कि सारे स्टोर्स क्लोज हैं, सारे के सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, सारे कैफ़ेज़ बंद हो चुके हैं, तब हमारे पास में या तो ये संभावनाएं थी कि या तो हम सारे स्टाफ को बोलते थे भैया चलो छुट्टी है, कुछ कर नहीं सकते, घर पे बैठेंगे, वेट करेंगे सिचुएशन के ओवरकम हो जाने का, या फिर लेट्स ट्राई सम ऑल्टरनेटिव्स। उसी दौर में हम लोग कुछ दिनों तक हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ों को होल्ड पे रखा। जो स्टाफ यहाँ रुके हुए थे यहीं रुके हुए थे, जो लोग नहीं मूव कर पाए थे। ग्रेजुअली हम लोगों ने जब धीरे धीरे सोसाइटी में वो सिचुएशंस देखनी चालू की कि भाई माइग्रेशन जो इतना ज़बरदस्त हो रहा है, मील के इशू जब इतने ज़बरदस्त होने लगे, लोगों को खाने पीने की दिक्कतें होने लगी, तब मुझे लगा कहीं ना कहीं गुंजाइश, क्योंकि नुक्कड़ हमेशा से एक सोशल एंटरप्राइज था, लोगों की एक्सपेक्टेशन हमेशा से होती थी, और मेरी जितनी भी टीम यहाँ पे इंगेज है, सबके जहन में हमेशा वो मुझे लगता था कि पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए ज़रूरी उनको इंगेज रखना। और प्रोजेक्ट राहत करके हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें हमारी कोशिश थी कि वो सारे लोग जो स्टक हैं लॉकडाउन की वजह से, जिन तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, जिन पर सुविधाएं नहीं हैं, उन तक वो बेसिक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। उस एफर्ट ने मेरे जहन में सिर्फ उन तक खाना पहुंचाना एक लाजिम थॉट था, लेकिन उस एफर्ट ने जिस तरीके से हमारी मदद की, जिस तरीके से नुक्कड़ को एनर्जी दी, जिस तरीके से नुक्कड़ को जिंदा रहने में मदद की, वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग था। मतलब हमें पता नहीं था कि ये चीज़ इतने पॉजिटिव तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। करीब हम लोगों को लाइक वी बीन सीकिंग फंड्स, हम लोग एनजीओज़ के साथ भी काम कर रहे थे और इंडिविजुअल अपने स्केल पे भी काम कर रहे थे। तकरीबन 3 लाख रुपए डोनेशन में आया है, सिर्फ नुक्कड़ की एक अपील पे लगभग 3 लाख रुपए डोनेशन में आने से बहुत सारे लोगों का योगदान है। मतलब एक बंदे का नाम लेंगे तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, इंडिविजुअल हर एक इंसान का योगदान था। लेकिन उसकी वजह से वी कुड फीड एटलीस्ट 25,000 पीपल। 25,000 लोगों का आंकड़ा उस दौर के दौरान में, जब आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ रन नहीं कर रहा, वो कर पाना। मेरे ख्याल से हमारी टीम ने जब ये सब कर रहा ना, जब इसका हिस्सा बनी, तो उनकी एनर्जी का दायरा दूसरा था। वो रियलाइज़ कर गए कि यार ऐसे माहौल में हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, मतलब इसका तो बेजोड़ नमूना है ये जो एनर्जी है ना, ये मेरे ख्याल से ऐसे किसी थॉट के साथ आती है, ऐसे किसी कॉज के साथ आती है। चूँकि एक कॉज के पीछे ही के पूरा सेटअप है, ये ना तो पैसों को ध्यान में रख के क्रिएट किया गया है, ये ना तो सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया गया है, ये ओवरऑल कहीं ना कहीं एक पूरा कॉज ओरिएंटेड। जब आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं ना कि क्या चीज़ जो आपको एनर्जी करती है, मैं जब तक वो डिस्पैरिटी, जब तक वो सोसाइटी में मिसमैनेजमेंट, जब तक वो चीज़ों को देखता रहूँगा, जब तक मैं देखूँगा कि चीज़ों में अभी भी गुंजाइश बाकी है, तब तक एनर्जी हमेशा आप देख पाएंगे। राइट प्रियंका, आपके जवाब बहुत ही इंस्पायरिंग थे, और जो मेरा उद्देश्य था कि एक गाइड की तरह काम करें, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक गाइड की तरह लोगों को काम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उन पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? योर लास्ट मैसेज ऑफ दिस इंटरव्यू। मेरे ख्याल से दो चीज़ें जो मैं हमेशा खुद भी यकीन रखता हूँ और करता हूँ। तो पहला तो होता है कि आइडेंटिफाई योर स्किल सेट। सबसे पहले अपनी क्षमता को पहचानिए कि आपकी क्षमता क्या है, और उसके बाद उसमें अपना 200% दीजिए।
मैं यहाँ 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 200% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब 100% देते हैं तो बहुत जल्दी वो 97, 98, 95, 94 होना चालू हो जाता है। 200% आपको 100 तक आने में वक्त लगेगा। तो आपको अपना 200% देना है, अपने आप को तैयार रखना है कि आने वाले किसी भी चैलेंजेस के लिए, किसी भी सिचुएशनल ट्रबल के लिए आपको अपने आप को मैच्योर रखना है, क्योंकि हालात कभी एक से नहीं रहेंगे। जो आज के दिन में ट्रबल्ड स्टेट है, हो सकता है कल के दिन में वेलकमिंग हो जाए, कल के दिन में आपको फ्रूटफुल लगने लगे, लेकिन तैयार अपने आप को हमेशा रखें कि हर हालात का सामना आप करें। दूसरी चीज़ कीप हसलिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि हालात जो भी हों, कीप पैडलिंग, चलते रहना है। रुक के खड़े होकर कोसने का कोई मतलब नहीं है। आज अगर हालात ख़राब है, रास्ते बंद हो चुके हैं, दरवाजे बंद हैं, तो रुक मत जाइए, पतली गली लीजिए, दूसरा रास्ता अपनाइए, अलग तरीके ढूंढिए, लेकिन निकलते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि खड़े रहेंगे तो थम जाएंगे, तो मिट जाएंगे। लगे रहो, दुनिया का नारा लगे रहो। तो लगे रहना, लगातार आगे बढ़ना है, ठहरने का कोई गुंजाइश नहीं। तो जितने भी लोग, मेरे ख्याल से आपके ज़रिए जो भी लोग मुझे देखेंगे, या जिन लोगों तक ये बात पहुँचेगी, उन पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूँगा कि वो सारे पेरेंट्स, जैसे मेरे पेरेंट्स जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, जब मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था कि इंजीनियरिंग करने के बाद, नौकरी करने के बाद जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और इन चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए, तो शुरू में हर पेरेंट्स स्केप्टिक होता है कि यार ये क्या नया कॉन्सेप्ट चालू कर दिया है। और दूसरा एक ये भी था ना कि मेरे खानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया था, तो एक कहीं ना कहीं डर उनके अंदर था भी, और मुझे लगता है वो लाजमी, एक पेरेंट होने के नाते उनको डर लगना वजह भी थी उस दौर में। लेकिन उनका कहीं ना कहीं, भले वो 30% का भरोसा था मुझ पर कि चलो एक बार देखते हैं कितना कर सकता है करके, वो 30% का भरोसा 1 साल के अंदर 90% हो चुका था। तो पेरेंट्स का अपने बच्चों की ख्वाहिशों पे, अपने बच्चों के सपनों पे थोड़ा भरोसा दिखाना बेहद ज़रूरी है। उनको आप गाइड करते रहिए, भले ही दूर से ही सही, लेकिन गाइड करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मुझे 100% यकीन है कि अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, अपने सपोर्ट जो भी आप देखेंगे ना, हर बच्चा जिसको ऐसा सपोर्ट मिलता है वो 100% सक्सेसफुल होता है।